हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय सेल्फ अंकित। आज हम लेके आए आपके लिए क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट, इशू ऑफ शेयर्स। अगर आप शेयर्स इशू करते हैं तो उसमें हमारे पास कौन कौन से केस बनते हैं, कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट केस हैं जिनके बिहाफ पे हमें शेयर्स के क्वेश्चन करने चाहिए। देखिए, फर्स्ट है आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। सेकंड, आपको कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का एडजस्टमेंट आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन का जो टॉपिक है वो। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। शेयर को किस तरीके से फॉरफिट किया जाएगा और उन फॉरफिटेड शेयर को किस तरीके से हमें रीइश्यू करना है, इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे इन वन शॉट। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज। अगर आपको जर्नल एंट्रीज सीखनी है तो उसके लिए अपन एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। देखिए, आपको बताया जो शेयर्स हैं उनको हम इंस्टॉलमेंट में या लमसम में इशू कर सकते हैं। अगर हम लमसम में करते हैं तो हमारे पास पूरा पैसा एक बार में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले अपन वो पढ़ लेते हैं, लमसम। लमसम में अगर आप शेयर्स या डिवेंचर इशू करते हैं तो आपको उसमें क्या करना है बच्चों। लमसम में अगर आप डिवेंचर इशू करते हैं या शेयर्स इशू करते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो एंट्री ही बनती है। जो भी आपका लमसम अमाउंट है वो पूरा एक साथ ही आपको रिसीव होगा। अगर वो पूरा आपको एक साथ ही रिसीव हो रहा है तो आपको रिसीव करना है और फिर उसको आगे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो सिंपल सा, सपोज दैट कि हमारे पास 1000 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, और हमने इस 1000 रुपए के शेयर्स को इशू कर दिया और उसी टाइम हमने इशू करा है, उसी टाइम हमने पूरा पैसा भी ले लिया। तो इसका मतलब ये है कि आपकी दो एंट्री बनेगी, एक तो बैंक टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और सेकंड है शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तो आपको सिर्फ दो एंट्री सीखनी है। लेकिन ये टॉपिक कौन सा चल रहा है, लमसम। लमसम आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको क्वेश्चन में कोई सी भी कॉल्स नहीं दे रखी है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अगर आपको ये नहीं दे रखा है तो इट मींस आपका जो शेयर इशू हुआ है वो किस पे हुआ है, लमसम पे हुआ है। अगर बात अब इंस्टॉलमेंट की आती है तो इंस्टॉलमेंट के लिए आपको क्या करना है बच्चों। देखिए, सबसे पहले है शेयर एप्लीकेशन, फिर है हमारा नेक्स्ट शेयर्स अलॉटमेंट, फिर है शेयर्स फर्स्ट कॉल और फिर है हमारा शेयर्स सेकंड कॉल। इससे पहले आपको लिखना है बैंक, जो आप रिसीव करेंगे पैसा, और जहां आप ट्रांसफर करेंगे पैसा उसका भी नाम लिखना है आपको, टू शेयर कैपिटल। जैसे हमने डिवेंचर में पढ़ा था ऐसे हमने शेयर्स में, और जैसे शेयर्स में ऐसे डिवेंचर में। एंट्रीज में कोई डिफरेंस नहीं है, एंट्री सेम है। फर्स्ट, जब आप पैसा रिसीव करेंगे, आपको पता है कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है और उस प्रोस्पेक्टस को देख के ही पब्लिक अप्लाई करती है। शेयर होल्डर अप्लाई करेंगे। शेयर होल्डर जब अप्लाई करेंगे तो वो एप्लीकेशन का पैसा पहले देंगे। तो एप्लीकेशन का पैसा अगर पहले देंगे तो वहां पर आपकी फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक टू शेयर्स एप्लीकेशन। इसका मतलब एप्लीकेशन का पैसा पहले आया है। सेकंड, आपको एप्लीकेशन का पैसा किस पे ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल में। सो आपकी सेकंड एंट्री जो होगी आपकी वो होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। इसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ये तीन आपके ब्लॉक है। आपको ध्यान रखना है बच्चों, आपको ये रिसीव पहले नहीं करना है, आपको ये तीनों को पहले ड्यू करना है, उसके बाद रिसीव करना है। अलॉटमेंट पहले कंपनी एक ड्यू डेट देगी आपको, तो पहले ड्यू होता है, अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। और जब आप रिसीव करेंगे तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। सेम यही आपकी फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होगा और फर्स्ट कॉल पहले रिसीव, सेकंड कॉल ड्यू होगा और सेकंड कॉल आपकी रिसीव। तो आपको ध्यान रखना है। अब जितनी भी कॉल होती है, सपोज दैट 3 कॉल हैं तो आपकी 6 एंट्री बनेगी, 4 कॉल हैं तो आपकी 8 एंट्रीज बन जाएंगी। ठीक है, अब बात आती है कि सर हम शेयर्स को जो इशू करेंगे, देखिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये आपने रिसीव किया, ट्रांसफर किया। इसके बाद आपको अलॉटमेंट पहले ड्यू करना है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल पहले ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर इसको रिसीव करेंगे, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल पहले ड्यू करेंगे, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल और बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। इस तरीके से हमें एंट्रीज भी क्लियर हो जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। ठीक है, अब बात आती है कि हम शेयर्स को इशू कितने तरीके से कर सकते हैं। सर हम शेयर्स को इशू दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है हमारा एट पार और एक होता है हमारा एट प्रीमियम। एट पार का मतलब होता है इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स।
अगर शेयर 10 रुपए का और कंपनी ने 10 रुपए का इशू करा है तो हम उसको एट पार बोलेंगे। अगर शेयर हमारा 100 रुपए का और कंपनी ने 100 का इशू करा है तो हम इसको एट पार बोलेंगे। एट पार पे अगर आप शेयर इशू करते हैं तो आपको जो अभी हमने जर्नल एंट्रीज करी है वही करनी है, ठीक है। लेकिन अगर एट प्रीमियम आपको बोल दे, क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपने शेयर्स किस पे इशू किया है, एट प्रीमियम, तो यहां पे नॉट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, बल्कि जो फेस वैल्यू है उससे थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट आपको लेके चलना है। क्वेश्चन में मेंशन होगा वो एक्सेस अमाउंट आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसका क्या मतलब होता है कि सर कंपनी की कभी कभी गुडविल बहुत अच्छी होती है तो कंपनी क्या करती है अपने शेयर्स को, उनकी जो प्राइस है वो बढ़ा देती है। सपोज दैट कि हमारा 10 रुपए का शेयर है, अभी आपको 12 में मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 रुपए जो एक्स्ट्रा आप पे करेंगे वो किसका पे करेंगे, कंपनी की गुडविल का। और वो कंपनी की गुडविल जो कंपनी रियलाइज कर रही है वो एक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर शेयर्स फेस वैल्यू से एक्सेस अमाउंट पे इशू किया जाता है तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है दैट विल बी योर सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं। अब प्रीमियम जो है वो ड्यू कहां होता है। अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो मोस्टली 99% प्रीमियम जो होगा वो 100% प्रीमियम कहां ड्यू हुआ, अलॉटमेंट में। लेकिन अगर हमें मेंशन है कि प्रीमियम कहां पे ड्यू है तो हमें उसी रेस्पेक्टिव कॉल में लेना है। वो एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में हो सकता है, ठीक है। अब प्रीमियम के हम कुछ एंट्रीज कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। देखिए, अगर आपके अलॉटमेंट में प्रीमियम ड्यू है, अलॉटमेंट की पहले आपको ड्यू की एंट्री बतानी है और रिसीव की एंट्री बतानी है। अलॉटमेंट एक होता है ड्यू, एक होता है आपका रिसीव। अब हम पहले नॉर्मल एंट्री कर लेते हैं, फिर मैं आपको प्रीमियम समझाऊंगा। नॉर्मल अगर हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो हम एंट्री करेंगे शेयर्स अलॉटमेंट टू शेयर्स कैपिटल, और रिसीव करेंगे बैंक टू शेयर्स अलॉटमेंट। अब ये जो मैंने एंट्रीज बताई है एट पार की है, या फिर अलॉटमेंट में प्रीमियम नहीं है तो है। अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम आता है तो आपको यहां पे कहां पे क्या एडजस्टमेंट करना है वो देखना है बच्चों। आपको यहां पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना है। कहां लिखा अपन ने, जहां पर हमने ड्यू करा है। रिसीव के टाइम कभी भी ना तो प्रीमियम आता है ना डिस्काउंट आता है। हमेशा प्रीमियम या डिस्काउंट अगर है तो वो या तो ट्रांसफर के टाइम में आएगा या फिर ड्यू के टाइम में आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर अलॉटमेंट में हमारे प्रीमियम इंक्लूड है तो वो जो प्रीमियम है वो सिर्फ ड्यू के टाइम दिखाना है आपको, रिसीव के टाइम नहीं दिखाना है, ठीक है बच्चों। अब बात आती है आगे। कॉल्स इन एरियर, और एक हम पढ़ते हैं कॉल्स इन एडवांस। देखिए, हर एक शेयर होल्डर को एक ड्यू डेट दी जाती है कि भाई आपको इस दिन तक पैसा जमा कराना है। अगर वो ड्यू डेट तक पैसा जमा कराता है तो ठीक है, अगर ड्यू डेट तक पैसा जमा नहीं कराता है तो वो जो डिफरेंस अमाउंट होगा जो वो पे नहीं कर पा रहा है दैट इज योर कॉल्स इन एरियर। वो एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, वो एक बाकी अमाउंट है, ड्यू अमाउंट है जो कंपनी ने मांगा है लेकिन कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। देखिए बच्चों, हो सकता है एग्जाम में कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोलने के लिए बोला जाए, हो सकता है कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोलने के लिए नहीं बोला जाए। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलने के लिए बोला जाता है तभी आपको कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोलना है, अदरवाइज आपको नॉर्मल एंट्री करनी है, ठीक है। जैसे आप एंट्री करते हैं वैसे करते हैं, लेस करके जो भी दिखाते हैं। तो उसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए अगर सपोज दैट अलॉटमेंट का कुछ पैसा ड्यू है, जैसे अलॉटमेंट का शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 20,000 रुपए, ठीक है। मैंने कोई कॉल ड्यू करी है किसी शेयर्स में तो 20,000 मैंने ड्यू करा। अब 20,000 में से मेरे को सपोज दैट 3,000 रुपए रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दोनों तरीके सिखा देता हूं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल के, कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोल के। अगर आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करते हैं या नहीं करते हैं तो हमारी क्या एंट्री बनती है। देखिए, अगर आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करते हैं तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहां पे आपको 20,000 रुपीज जो आप मांग रहे थे उसमें से आपको रिसीव कितना हो रहा है 17,000। तो 3,000 जो आपको रिसीव नहीं हो रहा उसके लिए आपने एक नया अकाउंट ओपन कर दिया, वो है कॉल्स इन एरियर। क्या है, कॉल्स इन एरियर। अगर आप यहाँ पे कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है दैट वी हैव टू ओपन द अकाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर, तो आपको एक नॉर्मल एंट्री बनानी है कि आपको 20,000 में से 3,000 नहीं रिसीव हो रहा है तो आप बाकी रिसीव कर लीजिए, सिंपल। बैंक टू शेयर्स अलॉटमेंट 17,000, ये लीजिए।
इन दोनों में यही डिफरेंस है बच्चों। देखो अमाउंट में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं आएगा, ना टोटल में कोई फर्क आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बैंक में आपने लिखा है यहाँ पे 17 है, और यहाँ पे भी आप चेक करिए कि बैंक में आपके 17 है। अगर आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे 3000 लिखना, ठीक है, और नहीं कर रहे हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखना। बस आपको ध्यान रखना है जब आगे अपन शेयर फॉरफिट पढ़ेंगे तो वहां पर इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर जो है अगर आप शो नहीं करते हैं तो फॉरफिट में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अपन ध्यान से आगे पढ़ेंगे, और कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर आपने ओपन किया है तो भी फॉरफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी अपन देखेंगे, क्योंकि उसमें एंट्रीज अपन जब करते हैं तो उसमें आपको डिफरेंस थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है कॉल्स इन एडवांस। ये तो कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एडवांस, देखिए कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट खोलना जरूरी है नहीं है? नहीं सर, ये कंपलसरी है। कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट जरूर खुलेगा। अब क्या हो देखिए, सपोज दैट तो इसमें आपका ऑप्शन नहीं है कि आपको खोलना है कि नहीं खोलना है। कॉल्स इन एडवांस में तो आपको खोलना ही अकाउंट। सपोज दैट मेरी अलॉटमेंट की जो कॉल है वो 20,000 है, और कोई एक अच्छा बंदा था जिसने मेरे को 3,000 रुपए 4,000 रुपए जो उसके सेकंड कॉल के थे, फर्स्ट कॉल के थे, वो उसने अभी दे दी। तो मेरे को जो पैसा बाद में मिलना चाहिए था वो पैसा मेरे को अभी मिल रहा है। तो जो पैसा मेरे को अभी मिल रहा है, जल्दी मिल रहा है। अब देखो मैंने अलॉटमेंट में कितना ड्यू करा 20, ठीक है। तो पहली एंट्री आपकी क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 20,000। ये हमने क्या किया है बच्चों, ड्यू। लेकिन जब आप रिसीव करेंगे तो आपको 23 या 24 जो भी मैंने एडवांस बोला, मान लो 3,000 रुपए आपको एडवांस मिला है, तो आपको 20 रिसीव नहीं होगा, आपको 23 रिसीव होगा। अब आपकी रिसीव की एंट्री क्या बनेगी, बैंक में आएगा 23,000 टू शेयर्स अलॉटमेंट के हैं 20,000, और बाकी 3,000 रुपए जो हैं वो किसके हैं, कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस में तो कंपलसरी कि आपको अकाउंट रेज करना है। दिस इज द लायबिलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस, तो आपको इसको क्रेडिट करना है, ठीक है, क्योंकि जब ये ड्यू होगी तब हम इसको क्लैश करेंगे। अभी मान लो हमने अलॉटमेंट ड्यू करा तो हमें अलॉटमेंट के 23,000 रिसीव हो गए, हमने अलॉटमेंट के तो 20,000 मांगे थे। अब 20,000 की जगह आपको 23 अगर मिल रहा है तो 20,000 तो अलॉटमेंट के हो गए। 3,000 रुपए जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है दैट इज योर लायबिलिटी, वो अगली कॉल का है, वो अभी आपको रखना ही नहीं है, तो वो किस अकाउंट में चला जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। जब भी वो कॉल आगे ड्यू होगी तो उस कॉल में यहां पर लेस करके अमाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। समझते हैं इस चीज को कैसे आगे एडवांस की एंट्री होगी। अब जैसे हमने अलॉटमेंट ड्यू करा, अब सपोज दैट कि हमारी फर्स्ट कॉल की जो एंट्री थी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, सपोज दैट मैं अलॉटमेंट की मेरी 30,000 की एंट्री, 30,000 से मैंने ड्यू करा। अब देखो बच्चों 30 में से आपको ऑलरेडी कितना मिल चुका है, 3,000। अब आपको 3,000 तो जो शेयर होल्डर है जिसने 3,000 रुपए दे दिया था वो आपको दोबारा तो देगा नहीं, तो आपको रिसीव यहां पर कितना होगा, तो बैंक में होगा आपको 30 माइनस 3 27। यहां पे वी नीड टू क्लोज द अकाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, तो यहां पर हम लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस 3,000 रुपए और टू शेयर्स फर्स्ट कॉल। तो ये यहीं पे क्लैश हो जाएगा। यहां पर आपने फर्स्ट अलॉटमेंट ड्यू करा, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 20,000 में से आपको 23,000 रिसीव हो रहा है। क्यों, क्योंकि सर हमारे पास 3,000 रुपए जो फर्स्ट कॉल के थे वो अभी मिल गए, तो हमारे पास बैंक में तो आ गया 20 प्लस 3, और जो आपको 20,000 अलॉटमेंट के 3,000 रुपए जो आपको एडवांस मिल रहे हैं उसके लिए आपने सेपरेट अकाउंट ओपन कर दिया, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। इसके बाद आपने जब फर्स्ट कॉल ड्यू करा तो आपकी एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, जो भी आपका अमाउंट ड्यू है 30,000 मैंने अज्यूम किया है 30,000। अब आप जब रिसीव करेंगे तो बैंक में आएगा 27, वाई, क्योंकि 30 में से 3,000 मेरे को एडवांस मिल चुका है, बाकी मेरे को 27 ही मिलेगा। नाउ वी हैव टू क्लोज द अकाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, जो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट हुआ था वो अभी हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, और टू शेयर फर्स्ट कॉल में जितना भी एग्जैक्ट अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो था अंडर सब्सक्रिप्शन, और दूसरा बनता है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। ये दो हमारे केस हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या और ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या, ये चीजें आपको समझनी है। देखिए इट्स ऑल डिपेंड ऑन द गुडविल ऑफ द कंपनी। अगर एक कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है तो उसमें डिमांड बहुत ज्यादा आएगी, डिमांड बहुत ज्यादा आएगी तो उसके शेयर्स फटाफट बिक जाएंगे। अगर कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी नहीं है तो कंपनी की जितनी डिमांड है उससे कम आएगी, ठीक है, कंपनी की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम की डिमांड आएगी।
तो अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है बच्चों, हमारे पास दो टाइप के शेयर्स होते हैं, एक होता है अलॉटेड, एक होता है अप्लाइड। जब भी कंपनी मार्केट में शेयर उतारती है तो उसमें दो चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करती है, अप्लाइड और एक अलॉटेड। अब यहां पे अप्लाइड शेयर्स और अलॉटेड शेयर्स, और इसमें भी मैं ले लेता हूं अप्लाइड शेयर्स और दूसरा है अलॉटेड शेयर्स। अगर अप्लाइड शेयर्स की बात की और अंडर सब्सक्रिप्शन की बात की जा रही है तो अप्लाइड शेयर्स हमारे कम होंगे कंपेयर टू अलॉटेड शेयर। इसका मतलब एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं, लेकिन कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई है वो 9,000 शेयर्स की आई है। कंपनी ने इशू करे 10,000 शेयर्स, लेकिन कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई वो 9,000 शेयर्स की, मेरे को 9,000 ही शेयर्स चाहिए। पब्लिक ऐसे बोल रही है। दूसरा केस, अगर हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है, कंपनी गुडविल अच्छी है तो कंपनी ने जितने इशू करे उससे ज्यादा की डिमांड आ रही है, तो इसका मतलब कंपनी ने अगर 10,000 शेयर्स इशू करे हैं, लेकिन हमारे पास जो एप्लीकेशन आई वो 12,000 शेयर्स की आ गई, तो यहाँ पे 10 से 12 कैसे हो गया सर? डिपेंड किस पे कर रहा है? गुडविल ऑफ कंपनी। कंपनी की गुडविल अगर अच्छी है तो कंपनी 10,000 के शेयर इशू कर रही है तो कंपनी के पास डिमांड ज्यादा की आएगी। कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं है तो कंपनी के पास 10,000 अगर इशू कर रही है तो डिमांड उससे कम की आएगी। जब डिमांड कम होती है, when applied share is less than compared to the allotted share, this condition is called under subscription. And the second one, when the applied share is more than compared to the allotted share, this based on the goodwill of the company, और इस केस को हम क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। ये था अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। अब बात आती है कि सर इसमें हम जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे? देखिए, एक रूल याद रखें, अंडर सब्सक्रिप्शन में जो पहली एंट्री होती है, फर्स्ट, जो भी, जैसे आपके मान लो 4 कॉल्स हैं तो आप 8 एंट्री बनाएंगे, तो उसमें जो फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एंट्री मतलब एप्लीकेशन की जो एंट्री है वो किससे होगी? अप्लाइड शेयर से, और सारी एंट्रीज किससे होंगी? अप्लाइड शेयर से होंगी। मतलब फर्स्ट एंट्री जो होगी वो आपकी अप्लाइड से होगी, बाकी भी सारी अप्लाइड से होंगी। तो ये ध्यान रखना आपको, अंडर सब्सक्रिप्शन में आपकी सारी एंट्रीज किससे होंगी? अप्लाइड शेयर से। नॉट फर्स्ट एंट्री, सारी एंट्रीज किससे होंगी? अप्लाइड शेयर से। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जितनी भी आप एंट्रीज कर रहे हो वो सारी किससे होंगी? अप्लाइड शेयर से। ठीक है, इसका मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम सारी एंट्रीज किससे करेंगे? 9,000 से। ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी हमारी अप्लाइड शेयर से, बस। बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो आपकी अप्लाइड शेयर से नहीं होगी, ओनली फर्स्ट एंट्री ही आपको अप्लाइड शेयर से करनी है। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपकी जो फर्स्ट एंट्री बनेगी, फर्स्ट एंट्री मतलब एप्लीकेशन की, तो जो एप्लीकेशन होगी आपकी, एप्लीकेशन का जो अमाउंट होगा वो अप्लाइड शेयर पे बेस्ड होगा। और एप्लीकेशन के बाद क्या आएगा? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो ये तीनों जो एंट्रीज होंगी वो किससे होंगी? 10,000 से। और एप्लीकेशन की जो एंट्री होगी वो किससे होगी? 12,000 से। तो आपको ये ध्यान रखना है, ओवर सब्सक्रिप्शन का जो केस आएगा तो आपकी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो अप्लाइड शेयर से होगी, और बाकी जितनी भी एंट्रीज है वो सारी आपकी अलॉटेड शेयर से होंगी। ठीक है, ये था हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। लास्ट हमारा पॉइंट आता है बच्चों फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। शेयर्स का फॉरफिट क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, इसके क्या क्या मेथड्स हैं वो अपन सीखेंगे। देखिए, जब भी कंपनी क्या करती है, कंपनी को भाई शेयर्स इशू क्यों करने, क्योंकि कंपनी को कैश चाहिए, कंपनी को लिक्विड चाहिए। और अगर ऐसे बंदे हो मार्केट में जो कंपनी के शेयर्स ले तो लेते हैं, अप्लाइड तो कर देते हैं, लेकिन आगे की कॉल्स नहीं देते, तो कंपनी को उन लोगों से मतलब नहीं है, कंपनी को अपने पैसों से मतलब है। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे लोगों जो कंपनी का पैसा नहीं देते हैं, जो कंपनी पे क्या रखते हैं, कॉल्स इन एरियर, जिनका पैसा बाकी चल रहा है, उनको बार बार नोटिस देने पे, रिमाइंडर देने के बाद भी वो लोग कंपनी का पैसा नहीं देते हैं, तो कंपनी क्या करती है, तो कंपनी उनके शेयर्स क्या कर देती है, फॉरफिट कर देती है। फॉरफिट का एक्चुअल मतलब होता है उनके जो शेयर्स हैं वो कैंसिल कर देती है, जब्त कर लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो एप्लीकेशन का या जो अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, जहां तक के आपने पैसा दिया है वो आपको रिफंड नहीं होगा, आपका शेयर फॉरफिट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जितना भी पैसा दिया था वो कंपनी फॉरफिट कर लेगी, कंपनी जब्त कर लेगी। ठीक है, और वो आपका शेयर आपसे लेके किसी और को रीइश्यू कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब आपको ये ध्यान रखना है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में हमारे पास कितने केस होते हैं। सर, हम शेयर्स को दो ही तरीके से इशू कर सकते हैं, एट पार और एट प्रीमियम। लेकिन सर, हम शेयर्स को रीइश्यू कितने तरीके से कर सकते हैं, तो रीइश्यू 3 तरीके से कर सकते हैं, एट पार भी कर सकते हैं, एट प्रीमियम भी कर सकते हैं और
एट डिस्काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको बोल देना 5 मिनट रुक जाए, है ना, ये वीडियो चल रहा है। अब फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अब इसमें देखिए सबसे पहले एट पार। एट पार अगर कंपनी एट पार पे शेयर्स इशू करती है, सपोज दैट 100 रुपए का एक आपका शेयर है और 100 रुपए का जो शेयर है वो कंपनी ने इस तरीके से इशू करा है, 50 रुपीज, 30 रुपीज और 20 रुपीज, ठीक है, 50 रुपीज, 30 रुपीज और 20 रुपीज। अब यहाँ पे 50 रुपीज, 30 रुपीज और 20 रुपीज ये है आपका किसका, एप्लीकेशन का, ये है आपका अलॉटमेंट का, ये है आपका फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो बच्चा टॉपिक अपना चल रहा था फॉरफिट ऑफ शेयर्स। शेयर्स को फॉरफिट कब किया जाता है, किस तरीके से आपको शेयर फॉरफिट करना है, कौन कौन से हमारे केस होते हैं, उन फॉरफिट शेयर्स को हम रीइशू कैसे करेंगे। उसमें पहला पॉइंट जो हमारा चल रहा था, व्हेन द शेयर आर इशूड एट पार, अगर हमने शेयर्स को एट पार पे इशू किया है तो उसको फॉरफिट कितने तरीके से करेंगे, ठीक है, और उसको हम रीइशू कैसे करेंगे। तो हमारा जो शेयर है, सपोज दैट कि हमारा 100 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, इसमें 50 रुपए एप्लीकेशन मांगी थी वो उसने दे दी, 30 रुपए अलॉटमेंट के मांगे थे वो भी उसने दे दिए, और फर्स्ट कॉल के 20 वो नहीं दिया। तो हमें इस शेयर को क्या करना है, फॉरफिट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हमें ये चेक करना है कि हमारा कॉल्ड अप अमाउंट कितना है। हमारा कॉल्ड अप अमाउंट यहां पे कितना होगा, सर यहां पर हमारा कॉल्ड अप अमाउंट है 50 प्लस 30 प्लस 20 कितना हो गया 100, तो 100 रुपीज हमारा कॉल्ड अप है। तो हमें जब एंट्री बनानी है तो हमें ध्यान रखना है कि शेयर कैपिटल डेबिट होगा कितने से, सर जितना कॉल्ड अप है उतने से। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कॉल्स इन एरियर, अगर आपने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोला है तो आपको यहाँ पे 2 कॉल्स इन एरियर लिखना है, ठीक है। सपोज दैट आपने वहां पे कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोला है तो आप लिखेंगे यहाँ पे कॉल्स इन एरियर 20 रुपीज, और अगर आपने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट नहीं खोला है तो यहां पर आप लिखेंगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल। आप इन दोनों में से एक चीज जरूर लिखेंगे, ठीक है। अगर आपने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोला है तो जो भी आपका ड्यू अमाउंट है वो कॉल्स इन एरियर के नाम से आएगा। आपने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट नहीं खोला है तो वो जो भी अमाउंट है वो कॉल के नाम से आ जाएगा। जैसे हमारा फर्स्ट कॉल है तो हम फर्स्ट कॉल लिख देंगे। अब जितना भी पैसा हमारा फॉरफिट हो चुका है वो हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल देंगे, शेयर फॉरफीचर। तो सर 100 रुपीज हमने मांगा, इसमें से 20 रुपीज उसने नहीं दिया तो हमें 80 रुपीज दे दिया। तो जो पैसा शेयर होल्डर दे देता है हम उसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात आती है व्हेन द शेयर आर इशूड एट प्रीमियम। अगर हमने शेयर्स को एट प्रीमियम पे इशू किया है तो हमारे पास 2 केस बनते हैं। 2 केस कैसे बनते हैं, सर पहला केस बनता है कि हमने शेयर्स जो इशू करा था वो उसमें प्रीमियम हमें मिल गया। सेकंड, हमने जो शेयर इशू करा था उसमें हमें प्रीमियम नहीं मिला। तो हमारे 2 केस बनते हैं। ओह शिट। तो यहां पे सपोज दैट कि आपका 100 रुपीज का शेयर है, 100 रुपीज में 20 रुपीज का प्रीमियम मांग रहे हैं, ठीक है। और दूसरा भी केस है 100 रुपीज का शेयर है, इसमें 20 रुपीज हम प्रीमियम मांग रहे हैं। पहला केस जो मैं बता रहा हूं आपको वो है 50 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। दूसरा केस आपका है 50 30 20 प्लस 20 रुपीज का है यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब मैंने आपको 2 केस बताया कि आपको प्रीमियम रिसीव होता है या नहीं होता है। अगर आपको प्रीमियम रिसीव हो जाता है, ठीक है, तो सबसे सिंपल है कि हमें प्रीमियम को कहीं भी शो नहीं करना। अगर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो आपकी जो एंट्री बनेगी वो एट पार पे बनेगी। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है, सॉरी, तो आपकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप अमाउंट आपका 100 है तो 100 दिखा दीजिए। आपको क्या नहीं मिला, सपोज दैट एप्लीकेशन दे दिया उसने, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो हम यहां लिख देंगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल, और बाकी जो भी पैसा है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पूरा लिखें, शेयर फॉरफीचर अकाउंट।
अब बात आती है कि अगर हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो कॉमन सेंस यूज करना कि आपको अलॉटमेंट मिल गया, सॉरी एप्लीकेशन मिल गई, अलॉटमेंट आपको नहीं मिला और फर्स्ट कॉल भी आपको नहीं मिला होगा, तभी आप कह रहे हैं कि हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। शेयर्स कैपिटल वी हैव टू डेबिट विद द कॉल्ड अप अमाउंट 100। तो यहाँ पे 100 रुपीज का जो आपका शेयर था वो आपने डेबिट कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम शेयर को फॉरफिट करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, हमें जो पैसा देना था वो नहीं देना है, जो हम लाइबिलिटी बनाते हुए चल रहे थे कि हम शेयर इशू कर रहे हैं तो वो अब हम डिक्रीज करना है। सो वी हैव टू डेबिट द अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद द कॉल्ड अप अमाउंट। सेकेंडरी, अगर आपको प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है देन यू हैव टू शो द अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, हमें उसको डेबिट करके उसको शो करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना 20 रुपीज, जो आपको नहीं मिला है, नहीं मिला है क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिला है तो प्रीमियम भी नहीं मिला होगा। इसके बाद ये पैसा जाएगा टू यहां पे शेयर्स अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की कॉल जो है वो आपकी है 50 रुपीज। फर्स्ट कॉल जो आपको नहीं मिला वो भी आप लिख दीजिए 20 रुपीज। अब आपको जो मिल गया, क्या मिला आपको 50 रुपीज, वो आप डाल देंगे शेयर्स फॉरफीचर 50 रुपीज। ये मैंने 100 रुपीज का एक शेयर लिया, ठीक है, आपके पास जो बड़ा अमाउंट आएगा उसके अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पर हमने 100 रुपीज का शेयर लिया। बस आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब आपको प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो हम प्रीमियम को शो नहीं करेंगे, जब आपको प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो हम प्रीमियम को शो करेंगे। अगर आपको प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो आपकी जो एंट्री बनेगी वो किस पे बन रही है देख लीजिए, एट पार पे। आपने प्रीमियम ना तो डेबिट में लिखा है ना क्रेडिट में लिखा है। लेकिन अगर आपको प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो आपने प्रीमियम को डेबिट में भी लिखा है और क्रेडिट में भी। क्रेडिट में कहा है सर ये 50 रुपीज है, तो 50 रुपीज जो है वो है 30 प्लस 20। तो आपने डेबिट में और क्रेडिट में दोनों जगह ही प्रीमियम को लिखा है, दोनों जगह प्रीमियम शो होगा, ठीक है। कब? जब प्रीमियम आपको रिसीव नहीं होता है। अब बात आती है कि सर अब हमने शेयर फॉरफिट करना तो सीख लिया, अब हमें शेयर्स को रीइश्यू करना कैसे। अगर हमें रीइश्यू ऑफ शेयर्स को रीइश्यू करेंगे तो हमारे पास 3 केस होते हैं। अब 3 केस कैसे? सर एट पार होता है, एट प्रीमियम होता है और एट डिस्काउंट होता है। सपोज दैट जैसे यही आपका शेयर था, ठीक है, ऊपर वाला जो है हमारा वही शेयर्स हम ले लेते हैं और इस केस को हम रिकमेंड करते हैं, ये वाला। अब यहां पे अगर मैं ये 100 रुपीज का शेयर था, मैं वापस 100 रुपीज का रीइश्यू कर रहा हूं। सपोज दैट कि मैंने यही शेयर जो मैंने फॉरफिट करा है मैंने किसी और को दे दिया, इससे फॉरफिट करके इससे जब्त करके किसी और को दे दिया, तो मेरी फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक टू शेयर्स कैपिटल, कितना 100 रुपीज। ओके। सेकेंड, मैंने यही शेयर 105 पे किसी और को रीइश्यू कर दिया, तो मतलब ये क्या हो गया, एट प्रीमियम हो गया। बैंक टू शेयर्स कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहां पे 105 का रीइश्यू करा है, 100 रुपीज शेयर के और 5 रुपए प्रीमियम के। और तीसरा केस, मैंने ये शेयर्स है ना, ये जो भी शेयर था मेरा, इसको मैंने 85 में रीइश्यू कर दिया। सपोज दैट बस शेयर तो 100 का था, आपने 85 में रीइश्यू करा, इसका मतलब डिस्काउंट हो गया। अब आपको रिसीव कितना होगा? बैंक में होगा 85, डिस्काउंट नहीं सर, डिस्काउंट नहीं लिखते हैं। यहां पे जो भी डिफरेंस होगा, जो भी आपका लेस अमाउंट है जो आपको नहीं मिल रहा है, वो हम फॉरफिट से चार्ज कर लेंगे, यहां से चार्ज कर लेंगे। ये फॉरफिट में कितने पैसे रखे हुए हैं? 80 रुपीज, तो मैं यहां से चार्ज कर लेता हूं शेयर फॉरफीचर। कितने? आपका शेयर कितने का है? 100 रुपीज का, 100 में से 85 आपको रिसीव हो रहा है तो बाकी 15 आपकी कमी है, वो शेयर फॉरफिट से चार्ज कर लेंगे। और टू शेयर कैपिटल। देखिए बच्चों ध्यान से, पहला जो केस था वो आपने 100 रुपीज का शेयर इशू करा, 100 रुपीज आपको मिल गया। दूसरा आपका जो केस था उसमें आपने 105 का इशू करा, आपको 105 मिल गया, मतलब एक्स्ट्रा मिल गया। जो एक्स्ट्रा अमाउंट था वो हमने प्रीमियम में डाल दिया। तीसरा जो केस है उसमें हम जो 100 रुपए का शेयर है वो हम 85 में रीइश्यू कर रहे हैं। अगर हम 85 में रीइश्यू कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे आपके 15 रुपीज जो कम है दैट विल बी चार्ज फ्रॉम द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो आपके जो शेयर फॉरफिट है जिसको हम 80 रुपीज कंसिडर करें, 80 रुपीज इन शेयर फॉरफिटेड, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं अपन। अब यहाँ पे पहला वाला केस जो है उसमें आप देख के बताइए कि क्या आपका फॉरफिट का अमाउंट यूज में आया 80 रुपीज? नहीं सर, हमें 100 रुपीज चाहिए था, 100 रुपीज पूरा मिल गया। तो हम इस पैसे को शेयर फॉरफिट से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे 80 रुपीज।
क्योंकि हमारा कुछ भी यूज में नहीं है। दूसरा जो केस था उसमें 100 रुपीज का शेयर था, मेरे को 105 मिला है, मेरे को ज्यादा मिला है, तो भी हमारा 80 रुपीज यूज में नहीं आया। तो शेयर फॉरफिट से किस में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, कितना 80। तीसरा जो केस था उसमें मेरा यूज में आया पैसा, मतलब डिस्काउंट में तो यूज में आएगा। तो आपका जो 100 रुपीज का शेयर था उसमें से 80 रुपीज में से आपने कितना यूटिलाइज कर लिया, 15। तो जो आपका 80 रुपीज फॉरफिट था उसमें से आपने 15 रुपीज यूज कर लिया है, तो बाकी कितना पैसा बचा, शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व, ये आपका आ गया 65। तो बच्चों आपको यही ध्यान रखना है कि अगर हमने शेयर्स को एट पार पे री इशू करा है तो आपका जो फॉरफिट अमाउंट है वो यूज में नहीं आएगा। डिस्काउंट पे प्रीमियम पे री इशू करा है तो फॉरफिट अमाउंट यूज में नहीं आएगा। फॉरफिट अमाउंट यूजफुल कहाँ है या यूज में कब आएगा, जब हम शेयर्स को री इशू किस पे करते हैं, डिस्काउंट पे, हमेशा ध्यान रखना। तो ये जो दोनों केस है एट पार और एट प्रीमियम, इसमें आपका फॉरफिटेड का अमाउंट यूज में नहीं आएगा, तो वो जो एग्जैक्ट अमाउंट है वही ट्रांसफर हो जाएगा। और ये जो तीसरा केस है जिसमें हमने शेयर्स को डिस्काउंट पे री इशू करा है, तो जो फॉरफिटेड अमाउंट है उसमें से जो यूज कर लिया, बाकी जो अमाउंट है दैट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, लेस होकर जो अमाउंट बचेगा वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है बच्चों, कैसे, देखिए आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सपोज दैट कि मैंने 1000 शेयर्स फॉरफिट करे और इन 1000 शेयर्स में मेरे पास 10,000 रुपए रखे, किसमें, शेयर फॉरफिट। अब क्वेश्चन में कभी कभार ऐसा आता है कि हमने 1000 शेयर्स में ऐसा ना सारे शेयर इशू नहीं करें। सपोज दैट 1000 शेयर्स का जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो 10,000 है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि आप 1000 शेयर्स में से अभी सिर्फ 700 शेयर्स ही क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना है कि सर क्या हम सारे शेयर री इशू कर रहे हैं, नहीं, यहां पर हम 1000 शेयर्स में से 700 शेयर ही री इशू कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी 300 शेयर हमारे पास बैलेंस शीट में रखे हैं, उनको हम इन फ्यूचर री इशू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली जो कैलकुलेशन है वो ये है कि इन 700 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा। तो इन 700 शेयर्स का जो फॉरफिटेड अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये 10,000 जो अमाउंट है, 10,000 जो अमाउंट है वो 1,000 शेयर्स का है, तो इसमें से 700 शेयर्स का कितना हुआ, 7,000। अब आप इसको कितने में भी री इशू करो, एट पार पे करो, एट प्रीमियम में करो, एट डिस्काउंट पे करो, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अब आप इन शेयर्स को री इशू करते हैं, जैसे आपके पास जो भी शेयर्स हैं, ठीक है, इन शेयर्स को, ये 700 शेयर को आप एट पार पे, एट प्रीमियम पे या एट डिस्काउंट पे री इशू करते हैं, तो एट पार में आप जो कैपिटल रिजर्व शेयर फॉरफिट से कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर होगा दैट इज 7,000। एट प्रीमियम जो है इसमें भी आप पहले इशू कर देंगे, उसमें सेकंड आपकी जो एंट्री होगी शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना, 7,000। अब डिस्काउंट में आप जितना भी पैसा यूज कर लेंगे उसके बाद जो अमाउंट बचेगा, जैसे 7,000 है, 7 जैसे आपने सपोज दैट जब आपने डिस्काउंट पे री इशू करा है तो 7,000 में से आप जो यूजफुल अमाउंट है वो आप यूज कर लीजिए, बाकी जो अमाउंट है वो शेयर फॉरफिट से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। सपोज दैट आपने इसमें से री इशू में 2,000 रुपए यूज कर लिए, तो बाकी कितना बचा, 5,000। तो 5,000 जो बचा है वो फॉरफिट से कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब यहां पर आपने नोटिस करा होगा कि हमने 10,000 को कहीं भी यूज नहीं करा, क्यों, क्योंकि बेटा हम जितने शेयर री इशू कर रहे हैं उसी का फॉरफिट अमाउंट लेते हैं और उसी को हम आगे शेयर फॉरफिट से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 1000 शेयर फॉरफिट करे, इसका 10,000 रुपीज फॉरफिट था, आपने 1000 और 10,000 का यूज कहीं भी नहीं करा। हम क्या देख रहे हैं कि हमने इसमें से री इशू कितने शेयर्स करें, तो हमने री इशू कितने शेयर्स करें सर, 700 करें। 700 शेयर्स पे आपने कितना बनता है, 7,000 बनता है। अब आप इन 700 शेयर्स को एट पार पे इशू करें, एट प्रीमियम पे इशू करें, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फॉरफिट से कैपिटल रिजर्व में यही अमाउंट जाएगा जो हमारा है, फॉरफिट से कैपिटल रिजर्व में सेम अमाउंट जा रहा है। लेकिन जब आप इन 700 शेयर्स को डिस्काउंट पे रीइशू करते हैं तो आपका जो भी, ये मैंने एक एज्यूम लिया है अमाउंट, ठीक है, 2,000 सपोज दैट कि मैंने इसमें यूज कर लिया, तो मेरे पास जो 7,000 फॉरफिट अमाउंट था किसका, 700 शेयर का, उसमें से 2,000 मैंने यूज कर लिया, तो मेरे पास जो अमाउंट बचेगा 5,000 वो मैं शेयर फॉरफिट से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी है कि मैं शेयर्स में जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जैसे जर्नल एंट्रीज हो गया और कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया और आपका फॉरफिट का टॉपिक हो गया, इसको वन शॉट में समझाने की मैंने कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में,
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।